Hello viewers, welcome to my official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi is again here with you to guide you. Today I am going to deal with the very important topic that is hypoxia. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. So our today's topic is hypoxia. इस टॉपिक में पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे, इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि किस बेसिस पे हाइपोक्सिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. फिर इसके हम ईटियोलॉजी, इसके कॉजेस को देखेंगे कि किस कारण से हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है. ठीक है, क्यों हाइपोक्सिया होता है. फिर इसके हम देखेंगे डिजीजेस कि किन किन डिजीजेस में हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. So first of all, we start with its definition that what is hypoxia. Okay, तो hypoxia की definition. Hypoxia is the reduced availability of oxygen at tissue level, or we can say that lack of oxygen at tissue level. ठीक है, ये हाइपोक्सिया की डेफिनेशन हुई कि अगर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया. ठीक है, अब हम इसके देखेंगे टाइप्स को. हाइपोक्सिया देखिए मेजर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं. अगर आपको इनके अलावा और कोई कहीं नाम दिखे तो वो इन्हीं 4 टाइप्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं. ठीक है, वो कोई अलग टाइप का हाइपोक्सिया नहीं आ जाता है, वो इन्हीं टाइप्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एनीमिक हाइपोक्सिया. थर्ड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज stagnant hypoxia, and fourth type of hypoxia is histotoxic hypoxia. Okay, और अगर इनके अलावा आप कोई और नाम सुनते हैं जैसे कि इश्केमिक हाइपोक्सिया, डिसऑक्सीडेटिव हाइपोक्सिया, हीमिक हाइपोक्सिया, तो ये सारे जो डिफरेंट नाम हैं वो इन्हीं हाइपोक्सिया के डिफरेंट नेम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हम आपको इनके नाम भी बता देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, इसको हाइपोटोनिक हाइपोक्सिया भी बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एनीमिक हाइपोक्सिया. इसको हम आइसोटोनिक, हीमिक और हिमेटोजेनस हाइपोक्सिया भी बोलते हैं. थर्ड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया. इसको हम इश्केमिक या हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया भी बोलते हैं. एंड लास्ट और फोर्थ टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, और वी कैन ऑल्सो से इट्स अनदर नेम इज डिसऑक्सीडेटिव हाइपोक्सिया. ठीक है, तो हमने इसके टाइप्स को भी देख लिया, इसके टाइप्स के डिफरेंट नेम्स को भी देख लिया कि उनको किन किन और नाम से बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि किस बेसिस पे हाइपोक्सिया को इन 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, तो इसको समझने के लिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम देखेंगे पाथवे ऑफ एयर कि किस पाथवे से, किस तरह से जो इन्वायरमेंटल एयर होती है वो इन्वायरमेंट से टिश्यू तक पहुंचती है. टिश्यू में तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, तो देखिए जो पाथवे ऑफ एयर है, ठीक है, वहीं पे इन्वायरमेंटल एयर से इन्वायरमेंटल एयर टिश्यू तक जा रही है. ठीक है, और टिश्यू में यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब फाइनली ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन टिश्यू में हो रहा है. तो अगर इस बीच में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो वो कंडीशन हाइपोक्सिया की कंडीशन कहलाती है. ठीक है, तो इसके पाथवे को हम देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल एयर. ठीक है, इन्वायरमेंट में एयर है, ऑक्सीजन है, एयर मतलब ऑक्सीजन. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एयर वेंटिलेशन के थ्रू, वेंटिलेशन मतलब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. ठीक है, इन्वायरमेंटल एयर वेंटिलेशन के थ्रू कहाँ पहुंची, लंग्स में पहुंची. ठीक है, फिर लंग्स से क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ. कहाँ पे हुआ, ब्लड में. ठीक, फिर ब्लड से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. कहाँ पे, टिश्यू में. ठीक है, और फिर टिश्यू में क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा. ठीक है, तो ये हो गया पाथवे ऑफ एयर. सबसे पहले इन्वायरमेंटल एयर वेंटिलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंची, लंग्स के से क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से ट्रांसपोर्ट हुआ टिश्यू में, वहां पे उसका हो गया यूटिलाइजेशन. मतलब फाइनल पाथवे ऑफ एयर ये है. ठीक है, इसके बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे. अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उसको कौन कौन से हाइपोक्सिया कंडीशन बनेगी. टाइप्स अब हम देखने के लिए समझे थे ना, तो देख अगर
इन्वायरमेंटल एयर जिस वेंटिलेशन से, ठीक है, इन्वायरमेंटल एयर वेंटिलेशन से लंग्स तक पहुंच रही थी, ठीक है, तो अगर जो पाथवे था हमारा एयर का, उसमें अगर इस पार्ट में इन्वायरमेंटल एयर वेंटिलेशन के थ्रू लंग्स में आई, अगर इस बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी मतलब दिक्कत हुई, तो उसको कौन सी कंडीशन कहलाएगी हाइपोक्सिया की? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं इस बीच में ही हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहला रहा है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इन्वायरमेंटल एयर में ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में कमी हो गई, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाहर कम है, तो इससे क्या होगा? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक कंडीशन बनेगी, ठीक है। या फिर वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है जिसमें कि पल्मोनरी वेंटिलेशन ही अफेक्टेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, ठीक है। या तो लंग्स में जिस पाथवे से इन्वायरमेंटल एयर जिस तरह से लंग्स में पहुंच रही है, उस पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक कंडीशन कहलाएगी। मेरा कहने का मतलब कि इन्वायरमेंटल एयर वेंटिलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंच रही है, इस बीच में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया हो गया। इस तरह से हाइपोक्सिया को हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में डिवाइड किया गया। अब सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया क्या था? एनीमिक हाइपोक्सिया। अब एनीमिक हाइपोक्सिया की क्या कंडीशन बनेगी? देखिए, लंग्स तक एयर आ गई थी, ठीक है, लंग्स तक ऑक्सीजन आ गया था, अब वो कहां जाएगा? डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ आरबीसी ब्लड में कम हो गए या हीमोग्लोबिन ब्लड में कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? एनीमिक हाइपोक्सिया की कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब एयर ब्लड तक पहुंच गई थी, हाँ, अब ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगी? टिश्यू में जाएगी, और टिश्यू में ही उसका क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है, अगर ब्लड वेसल में कोई अगर ब्लॉकेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, तो उस तरह के हाइपोक्सिया को क्या बोलेंगे? स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, ठीक है, स्टेगनेंट रुकावट, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। ये हो गया तीसरे तरह का, थर्ड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, तीसरे टाइप का हाइपोक्सिया, ठीक है। अब एयर टिश्यू तक आ गई, यूटिलाइजेशन हो गया वहां पे टिश्यू का, ठीक है। यहां तक हमने तीन तरह का हाइपोक्सिया देख लिया, हाइपोक्सिक, एनीमिक एंड स्टेगनेंट। इसमें क्या था कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर इफेक्ट हो रही थी, अगर ऑक्सीजन के सप्लाई में कोई इफेक्ट हो रहा था तो उससे क्या हो रहा था? हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही थी। लेकिन फोर्थ टाइप ऑफ हाइपोक्सिया जो होता है वो होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये कहाँ होता है? ये टिश्यू लेवल पे ही ये हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन टिश्यू लेवल पे ही बनती है, ठीक है। इसमें होता है पॉइजनिंग, अगर साइनाइड से या सल्फाइड से पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें होता है कि जो सेलुलर एंजाइम होते हैं जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे और अभी इसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर टिश्यू लेवल पे हाइपोक्सिया की कंडीशन, टिश्यू लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया और डिसऑक्सीडेटिव हाइपोक्सिया, ठीक है। ये चार तरह के हाइपोक्सिया की कंडीशन हमने देख ली कि हाइपोक्सिया को किस तरह से, किस बेसिस पे हाइपोक्सिया को डिवाइड किया गया है इन 4 टाइप्स में, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे हाइपोक्सिया को, एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया को देखेंगे, ठीक है। उसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसकी ईटियोलॉजी कॉज को देखेंगे, डिजीजेस को देखेंगे कि किन कंडीशन में कौन कौन से हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट हाइपोक्सिया इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया इन विच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। देखिए, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कंडीशन कब बन रही थी? जब इन्वायरमेंटल एयर वेंटिलेशन के थ्रू लंग्स तक पहुंच रहा था, इस कंडीशन में हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक कंडीशन बन रही थी, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंटल एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, ठीक है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक कंडीशन बनेगी, ठीक। अब इसका हम ईटियोलॉजी या कॉज देखें कि ये कब होता है। तो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज सडन एसेंट टू हाई एल्टीट्यूड मोर देन 1000 फीट।
ठीक है। तो अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे मोर देन 1000 फीट पे, तो वहाँ क्या होता है कि इन्वायरमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, तो बाहर ही जहाँ से हमको ऑक्सीजन लेना है, इन्वायरमेंट में ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एल्वियोलाई में भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा। इस तरह से हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है। ठीक है, अगर हम इसका सेकेंड इटियोलॉजी और कॉज देखें तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम इसका एग्जांपल देखें अस्थमा के केस में। अस्थमा के केस में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अस्थमा की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो अगर पल्मोनरी वेंटिलेशन ही रिड्यूस हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब हम इसके इटियोलॉजी कॉज को देख चुके हैं, अब डिजीजेस को देखेंगे कि किन किन डिजीज में हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो निमोनिया हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोलैप्स ऑफ लंग्स हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, ब्रोंकियल स्टेनोसिस, ट्रैकियल स्टेनोसिस। ठीक है, इन कंडीशन में हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, दैट इज एनीमिक हाइपोक्सिया और हीमिक हाइपोक्सिया और आइसोटोनिक हाइपोक्सिया और वी कैन से हिमेटोजेनस हाइपोक्सिया। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया इन विच ऑल्दो देयर इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन ब्लड बट ड्यू टू रिड्यूस्ड hemoglobin the oxygen carrying capacity in blood is reduced। ठीक है, एनीमिक हाइपोक्सिया की कंडीशन बन कहाँ रही थी? एनीमिक हाइपोक्सिया कंडीशन जब लंग्स से एयर या ऑक्सीजन कह सकते हैं जब ब्लड में जा रहा था। ठीक है, तो इस कंडीशन में एनीमिक हाइपोक्सिया कंडीशन बन रही थी। ठीक है, तो इसका इटियोलॉजी और कॉज देखिए कि किन कारण से एनीमिक हाइपोक्सिया कंडीशन बन रही है। तो अगर नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाए, हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एल्टर्ड हीमोग्लोबिन हो जाए, इसका मतलब मिथिमोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल मिथिमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाए। इस मिथिमोग्लोबिन क्या होता है कि इसमें पॉइजनिंग हो जाती है नाइट्रेट और नाइट्रेट या तो फेरिसाइनेट के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है फेरिक फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से एल्टर्ड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है मिथिमोग्लोबिन। ठीक है, और एक और अगर इसका इटियोलॉजी कॉज देखें तो अगर हीमोग्लोबिन कंबाइन कर जाए अदर गैसेस से, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है, अगर वो इन गैसेस के अलावा अदर गैसेस से कंबाइन कर जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर ले, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में भी एनीमिक हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा एनीमिक हाइपोक्सिया। अब हम देखेंगे स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। ठीक है तो हम इसके डेफिनेशन को पहले देखेंगे। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कंडीशन हम कहां देख रहे थे, जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होके कहां जा रहा था, टिश्यू में जा रहा था, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में इसका डेफिनेशन देखें तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज रिड्यूस्ड। इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ब्लड फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसके कारण से जो ब्लड फ्लो हो रहा है टिश्यू तक, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब कि टिश्यू तक एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन सही नहीं है, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल है, एडिक्वेट अमाउंट पे है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इस वजह से टिश्यू तक एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब हम अगर डिजीजेस देखें, इटियोलॉजी और कॉज देखें या इसका डिजीजेस देखें कि किन कंडीशन में स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कंडीशन बनती है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एम्बोलिज्म, हेमरेज। ठीक है, हेमरेज मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, तो जहां पे टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचना है वहां पे सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, हम स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की बात कर रहे थे। ठीक है,
इसका अगर ईटियोलॉजी और कॉज देखें तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कहाँ होता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, ठीक है, या तो इम्बोलिज्म की कंडीशन हो गई, ठीक है, इम्बोलिज्म में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या तो हेमरेज हो गया, कहीं से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, तो जहाँ पे ब्लड पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच रहा है, टिश्यू तक ब्लड पहुँचना है, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचना है, वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में, तो उस कंडीशन में भी स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कंडीशन बन गई, ठीक है। या तो शॉक के कंडीशन में भी स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कंडीशन बनती है, ठीक है। यहां तक हम लोग का स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, दैट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें इसका दूसरा नाम है डिसऑक्सीडेटिव हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, टिश्यू तक ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके ऑक्सीजन तो एडिक्वेट अमाउंट में पहुंच रहा है, लेकिन टिश्यू उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इनएबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑल्दो द adequate amount of oxygen is reaching the tissue, but there is destruction or complete paralysis of certain cellular oxidative enzymes, that is cytochrome oxidase. cytochrome oxidase तो मेन रेस्पिरेशन का एंजाइम है, ठीक है। अगर उसका कंप्लीट पैरालिसिस हो जा रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी? हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अगर इसका ईटियोलॉजी और कॉज देखें कि ये क्यों होता है, तो साइनाइड और सल्फाइड की पॉइजनिंग से होता है, ठीक है। साइनाइड और सल्फाइड की पॉइजनिंग से हिस्टोटॉक्सिक टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हाइपोक्सिया की डेफिनेशन देखी, हाइपोक्सिया के टाइप्स देखे, हाइपोक्सिया के टाइप्स के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे कि किस तरह से हाइपोक्सिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसके ईटियोलॉजी और कॉज को देखे कि क्या क्या इसके कॉज होते हैं, किन वजह से ये सारे टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है, इसके डिजीजेस देखे कि किन किन डिजीज़ में ये हाइपोक्सिया का कंडीशन आती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हाइपोक्सिया को पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हाइपोक्सिया कंप्लीट हुआ। हमने इसके हाइपोक्सिया के डेफिनेशन को देखा, इसके टाइप्स को देखा, इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे कि किन बेसिस पे हाइपोक्सिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसके ईटियोलॉजी और कॉजेज़ को हमने देखा, और क्या देखा? डिजीज़ेस को देखा कि किन किन डिजीज़ में हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो आई होप यू लर्न द बेस्ट। तो अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिएगा। हम अपने बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपको हम बहुत अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।